साथियों, आज मैं फिर आपके सामने हूं अपने इस दूसरे वीडियो के साथ, जिसमें भारत और भ्रष्टाचार किस तरह से दोनों के बनने की एक प्रक्रिया रही है। आज़ादी के बाद क्या स्थितियां होती हैं देश में। लगभग 1948 से ही हमारे देश में देश बनने और भ्रष्टाचार दोनों की प्रक्रिया एक साथ साथ चलती है। देश में पहला जो घोटाला आता है, 1 साल के बाद ही पहला घोटाला 1948 में ही आपको आ जाता है जीप घोटाले के रूप में। और एक आप देखेंगे कि एक के बाद एक लगभग जैसे लगता है कि एक तरफ लोग भारत निर्माण कर रहे थे और दूसरी तरफ जो है भ्रष्टाचार भी साथ साथ चल रहा था। तो ये बड़ी समझने की बात है कि भारत बनने की प्रक्रिया और भ्रष्टाचार की प्रक्रिया, क्या ये दोनों एक साथ क्यों चलाए जा रहे थे। आप देखेंगे पहला घोटाला 1948 में आया जीप खरीद घोटाला। फिर उसके बाद जो है साइकिल आयात घोटाला 1951 में आया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ थी, उसमें भी जो है कर्मचारियों द्वारा घोटाला किया गया। फिर उसके बाद हरिदास मुंदड़ा मामला आता है 1958 में। फिर उसके बाद आता तेजा लोन स्कैम। फिर प्रताप सिंह कैरो स्कीम आई। फिर पटनायक कलिंग ट्यूब्स मामला आया। फिर मारुति घोटाला 1974 में आता है। क्रूडो ऑयल डील 1976 का घोटाला आता है। अंतुले ट्रस्ट बना के कैसे जो है भ्रष्टाचार का एक सिस्टम डेवलप किया गया था, वो फिर आता है। फिर SDW दलाली मामला, जो जर्मनी से जो पनडुब्बी हमने खरीदी थी, उसमें भी एक घोटाला हुआ। 1987 में देश का बहुचर्चित घोटाला आता है बोफोर्स तोप घोटाला, जिसमें जो है तत्कालिक जो है कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री तक का नाम उसमें आया। बहुत सारे और भी राजनीतिक उसमें उनका नाम काफ़ी सालों तक, और ये प्रक्रिया आप देखेंगे कि सालों साल ये केस मुकदमा चलता रहा, लेकिन कभी निर्णय की स्थिति में नहीं पहुँच सका। फिर उसके बाद आता है सेंट किट्स मामला, हर्षद मेहता कांड, जिसने जो है शेयर मार्केट को और इतना बैंकों को जो है एक तरह से धराशायी कर दिया था। फिर उसके बाद चारा घोटाला 1996 में आया। लखू भाई पाठक घोटाला, टेलीकॉम स्कैम, यूरिया घोटाला, हवाला घोटाला, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मामले में भी घोटाला हुआ। चीनी मिल का घोटाला हुआ, जूता घोटाला, यहाँ तक कि बड़ी मज़ेदार बात है, जूता घोटाला भी इस देश में एक नाम आ चुका है। फिर उसका तहलका कांड आता है, जिसमें एक राजनीतिक व्यवस्था में कैसे जो है बार्गेनिंग होती है चीज़ों की, विधायकों नेताओं की, इस तरह के मामले आए। फिर मैच फिक्सिंग भी है। भ्रष्टाचार ने किस तरह से क्रिकेट में घुसपैठ की, तो मैच फिक्सिंग का पहला मामला सन 2000 में ही आ जाता है। उसके बाद जो है बराक मिसाइल सौदा, UTI घोटाला, फिर तेल के बदले अनाज घोटाला, ताज कॉरिडोर आया 175 करोड़ रुपए का, कोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला आया, आदर्श घोटाला, ताबूत घोटाला। अब बड़े देश के लिए बड़ी शर्म की बात रही कि जिस समय कारगिल युद्ध 1999 में युद्ध हुआ, उसमें जो है जो सैनिक हमारे शहीद हुए, उनको जो है ताबूत में जो उनको जो है लेने की बात हुई थी अमेरिका से, वो अमेरिका की कंपनी सौदा हुआ था, उसमें भी घोटाला किया गया। तो सेना के बाद जो सम्मान और जो देश के गर्व से जोड़ा जाता है, गरिमा से जोड़ा जाता है और उसको बहुत ही पवित्र माना जाता है, वहाँ पर भी ताबूत में भी घोटाला किया गया इन सरकारों में। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का घोटाला आया, एक नई तरह की सिक्योरिटी स्कैम घोटाला, IPL घोटाला आया, सत्यम घोटाला हुआ, स्टैम्प घोटाले हुए, हसन अली टैक्स चोरी का मामला आया, कॉमनवेल्थ तक, जो अभी पिछले जो हमारे देश की शान था कि हमने कॉमनवेल्थ को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया, कांग्रेस सरकार में भी वो मामले थे। सुरेश कलमाड़ी और उसमें शीला दीक्षित उसमें मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उसमें भी जो है कॉमनवेल्थ में चीज़ें जो है कि जो चीज़ हम 50 रुपये खरीद कर सकते थे, उसके लिए 500 रुपये हमने उस पर किराया लिया। ये था कॉमनवेल्थ घोटाले की जो बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर विजय माल्या का प्रकरण आ जाता है, जो किंगफिशर के मालिक रहे और वो यहाँ से घोटाला करके वो निकलते हैं। फिर पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला, जिसमें आपका जो है रोटोमैक कंपनी वगैरह का मामला था, नीरव मोदी वगैरह फिर प्रकाश में आते हैं धीरे धीरे। ये लोग नए नए खिलाड़ी जो है इस भ्रष्टाचार के खेल के नए नए खिलाड़ी आते जाते हैं। तो आप देखेंगे कि एक तरफ तो कुछ जो देश का मजदूर वर्ग था, किसान वर्ग था, और भी जो बौद्धिक वर्ग था, एक तरह तो कल्चरल संस्कृति का और हम लोग दूसरी तरफ बढ़ोतरी कर रहे थे। दूसरी बार 1948 से ही जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब बड़ी देखने की बात है कि आज़ादी के तुरंत बाद से ही घोटालों की एक सीरीज से शुरू हो गई। वो कौन लोग थे जो इन एक तरफ तो भारत का जो हमारा आम व्यक्ति था वो भारत निर्माण कर रहा था, और दूसरी तरफ से कुछ खास लोग इस देश को लूटने की प्रक्रिया एक सिस्टम डेवलप कर चुके थे देश में। अब आप देखेंगे कि पूरे देश में भ्रष्टाचार को लेकर क्या स्थिति है कि एक भ्रष्टाचार पे एक लाइन बहुत सुटेबल होगी कि भारत में बेईमानी और भ्रष्टाचार एक सामान्य नियम है और ईमानदारी इस देश में एक अपवाद स्वरूप है और एक अपराध भी है। इसको मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे अपराध है भारत में, आपका ईमानदारी अपराध कैसे है, कि जहां हमको बचपन से सिखाया जाता है हम सत्यमेव जयते, और हमें इसी थीम पे हमारे बुक्स में हम तैयार होते हैं, देश का युवा पीढ़ी तैयार होती है कि हमें आपको ईमानदारी बरतनी है, अपने देश के प्रति ईमानदार होना है। तो दूसरी तरफ
कुछ लोग होते हैं जो इसी ईमानदारी व्यवस्था में, इसी व्यवस्था को किस तरह से करप्ट एक व्यवस्था में बदल चुके हैं, वो बड़ी देखने की बात है। कि आप देखेंगे कि सरकारी विभागों में एक नियम बन गया है भ्रष्टाचार, कि वो जो स्वघोषित है, कि मतलब कि उसमें आप चाहे उसका हिस्सा स्वेच्छा से बने या ना बने, फिर भी आपको आपका कमीशन, आपको देखेंगे कि आपको जो एम्प्लॉइज़ होंगे उनके कमीशन फिक्स होते हैं। कि अगर कोई प्रोजेक्ट पास हुआ किसी भी विभाग में, किसी में एक विभाग की बात नहीं करूँगा, ये पूरे भ्रष्टाचार का एक सिस्टम है कि किसी विभाग में अगर कोई प्रोजेक्ट पास होता है, जेईज बनाते हैं, जूनियर इंजीनियर के ऊपर जिम्मेदारी होती है किसी प्रोजेक्ट के जो एस्टिमेट बनाने की, फिर उसके बाद वो सैंक्शंस होते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि 1000 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है तो उसमें से आप देखेंगे कि 40% अबाउट कमीशन जो है वो इस ऊपर से लेके, नीचे तबके से लेके ऊपर तक के जो अधिकारी होते हैं उनको 100 मोटो, मतलब आप इसे कहेंगे कि भ्रष्टाचार का ऐसा एक्सेप्टेंस हमने स्वीकृति दी है कि जैसे लगता है कि अगर हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो ये देश विकसित ही नहीं हुआ। आखिर किस तरह का मॉडल हम बनाना चाहते थे? क्या इसी के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने कुर्बानी दी थी? हमारे लोग जो है लड़े थे अंग्रेजों से? क्या यही व्यवस्था हम बनाना चाहते थे कि जो एक स्वघोषित व्यवस्था हो? आज जुडिशरी में चाहे आप देखेंगे कि किसी भी फाइल को लगाने तक के लिए भी हमें पैसे देने पड़ते हैं, और ये हमने इसको अपने खुद से जो है, हम भी कहीं ना कहीं उसमें लिप्त हैं इस व्यवस्था में, कि हम उस चीज़ को बढ़ावा, और हमें पता है कि वो ऐसा सिस्टम है कि आप चाहें ना चाहें आप उसका हिस्सा बन ही जाते हैं। अगर आप नहीं बेईमान बनेंगे तो आपको उस व्यवस्था में कहीं मार्जिन में किसी कोने में रख दिया जाएगा, और आप सिर्फ देखते रहिए इस व्यवस्था में। क्योंकि अगर आप बोलेंगे और आप अगर इस भ्रष्टाचार की व्यवस्था पर, इस बेईमानी की व्यवस्था पर कहीं भी आपके अंदर कोई आपकी ज़मीर है, आपके अंदर जो बताता है कि आपने ईमानदारी से आपको देश को बनाना है, देश बनाने की प्रक्रिया में योगदान देना है, लेकिन वो आपको एक किनारे रखा जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? अगर आप बेईमान नहीं होते हैं इस करप्ट व्यवस्था में तो उसका क्या रिजल्ट होता है, इसको आप समझिए कुछ एग्जाम्पल से। हमारे देश में आप देखेंगे हमारे कुछ आईएएस जो बहुत ही बेहतरीन काम करना चाहते थे, उनके साथ क्या इस व्यवस्था करती है। अगर आप इस बेईमान व्यवस्था में अपना योगदान नहीं देते हैं या आप उसके खिलाफ जाते हैं तो ये व्यवस्था आपके साथ क्या करती है, ये आप जानना चाहेंगे तो आप देखिए। जिसमें एक सबसे बड़ा नाम रहा है आपका हरियाणा के जो है आईएएस ऑफिसर रहे खीमका जो है, और उसके पहले जो है DA रवि कुमार रहे आपके, जिनको जो है और षणमुगम मंजूनाथ रहे जो तेल माफियाओं के खिलाफ खड़े हुए थे। फिर उसके बाद नरेंद्र कुमार रहे, डिप्टी कलेक्टर रहे यशवंत सोनावले। तो ये ऐसे ऑफिसर थे, या तो इनका मर्डर कर दिया गया, इनकी हत्याएं बहुत सुनियोजित तरीके से कर दी गई, और ये मैसेज दिया गया कि अगर आप इस व्यवस्था में ईमानदार हैं तो आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। या तो आप ईमानदार हैं तो आप इस व्यवस्था के साथ अगर कॉपरेट नहीं करेंगे तो आप मारे जाएंगे, या तो आप चुपचाप अपना मुंह बंद करके किनारे बैठ जाइए। अब आते हैं जुडिशरी, जिसका काम है स्क्रूटनी का काम करने का है हमारी अदालतों का। अब वहाँ देखा जाए जस्टिस मुरलीधर रहे जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे। जब उन्होंने वहाँ पे आप बीजेपी के दो जो पदाधिकारी थे कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ जब FIR करने के लिए उन्होंने आदेश किया, और जब होना था तो उसी रातों रात उनका तबादला कर दिया जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। इसी तरह से करीब 5 से 6 आप देखेंगे जिसमें लोगों का ट्रांसफ़र किया गया, जजेस जो विशेषकर मोदी और अमित शाह के मामलों की सुनवाई कर रहे थे। हाईकोर्ट जज थे जस्टिस लोया, उनका नागपुर में एक फंक्शन में हृदयाघात से मौत हो जाती है, हार्ट अटैक उनको यहाँ बताया जाता है, जबकि वो एक पार्टी अटेंड करने गए हुए थे। तो चूंकि वो उस मामले की जो वहाँ पे एक मामला था गुजरात का जिसमें अमित शाह का सीधे आरोपी थे, उसमें जो है उस जज लोया की मौत होती है। तो जब आप देखिए कि IAS और हाईकोर्ट जैसी संस्थाओं के जो उच्च हमारी जो न्यायपालिका है वहाँ भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व एक जज रहे जिनका उनकी पद पर रहते हुए उनके खिलाफ CBI इंक्वायरी हुई, जिनका नाम SN शुक्ला था। आप देखेंगे कि उसमें चार्जशीट तक भी जो है फाइल हो चुकी है। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा चर्चित मामला था इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ही, एक महिला जज जो रिटायर होने वाली थी, उन्होंने रिटायरमेंट से 2-3 दिन पहले ही NRHM घोटाले के एक आरोपी को बेल दे दिया था, जिसको बाद में हमारे तत्कालिक चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद ने ऑर्डर को वापस कराया, और उसके बाद उस मामले में जो है उसको पटाक्षेप हुआ। लेकिन ये देखने की बात है कि किस तरह से जुडिशरी, चाहे हमारा एग्जीक्यूटिव हो और चाहे जो है हमारी मीडिया हो, कहिए तो मीडिया में भी आप देखें कि भ्रष्टाचार की व्यवस्था चल पड़ी है। मीडिया में भी पेड सिस्टम हो गया है, इनको पैसा देना है, किन से सरकारों को जो है और व्यवस्था के लोगों को अपना काम कराना, हर जगह भ्रष्टाचार भीतर तक स्वीकृति मिल चुकी है।
और अगर आप इस व्यवस्था में आप बदलाव चाहते हैं तो निश्चित ही आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी जिम्मेदारी हम सब पे है। हम सभी इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। हमें इस भ्रष्टाचार और इस सिस्टम के खिलाफ हमें एकजुट होना पड़ेगा और हमें इस व्यवस्था पे निश्चित है हमें अपनी एक राय खुलकर व्यक्त करनी होगी कि हम किस तरह का भारत निर्माण चाहते हैं। और आपने इस सीरीज में, पिछली सीरीज में हमने बैंकों की एक बताया था कि बैंक में किस तरह से नया सिस्टम एक भ्रष्टाचार का खुला हुआ है। हालांकि भ्रष्टाचार तो हमारा 1948 से ही शुरू हो गया था, जिसकी मैंने पूरी रूपरेखा इस वीडियो में आपको बताई है। तो इस व्यवस्था को हमें बदलना है और हमें इस व्यवस्था में नई चीज़ों को और एक नई व्यवस्था को अगर लाना है तो हम इस व्यवस्था में किस तरह से बदलाव ला सकते हैं, इस दिशा में हमें प्रयास करने होंगे। और मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, इस आशा के साथ कि हम जो है इस भ्रष्टाचार की व्यवस्था को समझते हुए और इस क्या व्यवस्था हम अगले अपने भावी पीढ़ियों के लिए रखेंगे, उसकी बड़ी एक रूपरेखा हम तैयार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।